Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And friends, I have created video regarding geography question, history question, political science question, and economic question. If you have not watched, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding government competitive exam syllabus. And let's get started beginning with the 51st question. 51st question है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट दी हुई है, उनके बारे में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट, ए पॉपुलेशन पिरामिड इज डिपिक्ट द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. इसमें बोला गया कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है, मान लो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका एज और सेक्स का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको डिपिक्ट करता है, दर्शाता है. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द बेल शेप पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट्स ए कांस्टेंट पॉपुलेशन. जो ग्राफ में मान लो बेल शेप, घंटी जैसा कोई शेप का पिरामिड बन जाता है तो उसको कांस्टेंट पॉपुलेशन दर्शाता है वो. एंड द थर्ड वन इज जापान हैज ए बेल शेप पॉपुलेशन पिरामिड. जापान में क्या है, बेल शेप पॉपुलेशन पिरामिड है, मतलब कांस्टेंट हो गई है उसकी पॉपुलेशन. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और आर करेक्ट. आपको अपना आंसर मार्क करना है साथ के साथ, जिससे क्या आप लंबे टाइम तक याद कर पाओगे. तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. आपका अगर करेक्ट होता तो आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो कि आपने कितना सही किया है. अगर आपका आंसर गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सीख रहे हो. एग्जाम में आप ठीक आंसर टिक करके आओगे यहाँ से सीख के. और ये हिंदी में भी आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए फर्स्ट ओनली, बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इसका करेक्ट आंसर बी है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज डिपिक्ट द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में कितनी एज के आदमी हैं और उनका सेक्स क्या है, ये इसके बारे में डिफाइन करता है. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन. द ट्रायंगुलर शेप पिरामिड रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेंडिंग. मतलब जो ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड बनेगा तो पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है. अगर बेल शेप है तो पॉपुलेशन कांस्टेंट है. ए नैरो बेस टेपर्ड एट द टॉप पिरामिड रिप्रेजेंट द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन. मतलब जिसका नैरो बेस है, संकीर्ण, जिसका मतलब कम विड्थ का बेस है, और टेपर कितना, टॉप से टेपर है. पिरामिड रिप्रेजेंट्स डिक्लाइनिंग, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जापान हैज़ नैरो बेस. जापान का नैरो बेस है, इसलिए वहाँ पे बोलते हैं कि हम पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. ज़्यादा पॉपुलेशन ओल्ड एज में, वहाँ पे वर्किंग जो एज के आदमी हैं, पॉपुलेशन है कम है वहाँ पे. और ऑस्ट्रेलिया की बेल शेप है, जिसकी मतलब कांस्टेंट है. जापान की घटती जा रही है, डिक्लाइनिंग है, और ऑस्ट्रेलिया की कांस्टेंट है. और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. जैसे ये है जापान की जो घटती जा रही है, नैरो बेस है, ऊपर से टेपर है. तो आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसी शेप होगी तो उस कंट्री की ये घटती जा रही है, डिक्लाइनिंग है. अगर देखो बेल शेप है तो मान लो ये आपकी पॉपुलेशन कांस्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पोलर वर्टेक्स. पोलर वर्टेक्स के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है. स्टेटमेंट 1, दे आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन विंटर. जो पोलर मतलब जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, उन पे वर्टेक्स हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि दे आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन विंटर. क्या विंटर में ही ऑब्जर्व किए जाते हैं. दे आर कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फेयर. आपको पता है कि एनवायरनमेंट के ट्रोपो, स्टेटो, मेसो, आइनो, एक्सो, ये रहते हैं जो लेयर है एनवायरनमेंट की, तो उसको क्या है, ट्रोपोस्फेयर में अकेला पाया जाता है क्या ये. एंड द थर्ड स्टेटमेंट, ए स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स फेवर्स ए स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम. मतलब स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स होगा, क्या वो जेट स्ट्रीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा चलेंगी क्या उसके लिए. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और आर करेक्ट. ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है. और ये हिंदी में भी आपको आंसर प्रोवाइड होगा. ए फर्स्ट ओनली, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी थर्ड ओनली, और डी सेकंड एंड थर्ड. इसका करेक्ट आंसर सी है.
द पोलार वर्टेक्स इज ए लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर। मतलब पोलार वर्टेक्स की डेफिनेशन ये है कि जो एरिया ऑफ लो प्रेशर का लार्ज एरिया, बहुत लंबे एरिया में प्रेशर कम है, और कोल्ड एयर जो सराउंडिंग की हुई है ठंडी एयर से, बोथ ऑफ द अर्थ पोल्स। द टर्म वर्टेक्स refers to the counterclockwise flow of the air that help keep the colder air near the pole। ये पोल के पास ठंडी हवा को रोके रखता है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पोलार वर्टेक्स ऑलवेज एग्जिस्ट नियर द पोल। पोलार वर्टेक्स है जो हमेशा पोल के नियर में बसता है। इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन विंटर बट बिकेम्स वीकर इन समर। ये प्रोमिनेंट रहता है, बहुत ही मुख्य रहता है सर्दियों में, और गर्मियों में कमज़ोर हो जाता है पोलार वर्टेक्स। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द पोलार वर्टेक्स नॉट जस्ट कन्फाइंड एट द ट्रोपोस्फेयर। अकेले ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में भी फैला हुआ है ये। और ट्रोपो जैसे हमारा 18 किलोमीटर तक रहता है, तो उसके ऊपर ट्रोपो, स्टेटो, मेसो, एक्सो, आइनो ऐसे हमारे लेयर रहते हैं। तो ये स्टेट्रो में भी गया हुआ है। एंड स्ट्रोक पोलर, थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स फेवर से स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम। मतलब पोलर वर्टेक्स स्ट्रॉन्ग होगा। पोलर वर्टेक्स क्या है? एक सिंपल सा लार्ज एरिया ऑफ द कोल्ड एयर एंड लो प्रेशर। इसमें कि ये पोल पे बनते हैं, इसलिए पोलर वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम को भी फॉलो करता है। अगर वीक होगा ना तो ये वीक कर देगा जेट स्ट्रीम्स को। जस्ट जेट स्ट्रीम्स फॉलो द बाउंड्री बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एयर। जो जेट स्ट्रीम रहती हैं वो क्या बाउंड्री फॉलो करती हैं हॉट एयर को एंड कोल्ड एयर के बीच में। सिंस ए स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स इंक्रीज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एयर, द जेट स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग। मतलब जेट स्ट्रीम्स क्या स्ट्रॉन्ग होती हैं, हॉट एंड, मान लो यहाँ पे पोलर वर्टेक्स होगा तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेंगी। 53rd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ट्रोपोस्फेयर एट एनी लैटिट्यूड इज थिकर इन समर देन द इन द विंटर। मतलब ये बोला गया कि ट्रोपोस्फेयर है कभी भी एनी लैटिट्यूड पे समर में कम होता है एंड विंटर से कम होता है, मतलब थिकर होता है समर में। समर में क्या है, उसकी लेयर मोटी रहती है और एज कम्पेयर टू द विंटर। सेकेंड स्टेटमेंट, विद एन इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। मान लो हम जितना ऊपर जाएंगे द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द मेसोस्फेयर। क्या मेसोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहता है? और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल भी। क्या हम जितना ऊपर जाते हैं क्या टेम्परेचर मेसोस्फेयर में कम बढ़ता है? एंड द थर्ड वन इज नोटिल्यूसेंट क्लाउड्स आर दी फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। नोटिल्यूसेंट जो मतलब रात को दिखते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट ओनली, बी थर्ड ओनली, सी फर्स्ट एंड सेकेंड, डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका ए आंसर करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए आंसर करेक्ट किस लिए? द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ट्रोपो, स्टेटो, मेसो, एक्सो, आइनो ऐसे रहते हैं। इट्स एवरेज हाइट इज 30 किलोमीटर। 13, कभी भी कहीं पे 18 किलोमीटर भी लिखा रहता है, तो ये 13 किलोमीटर है ट्रोपो की, यहाँ पे दी है। द ट्रोपोस्फेयर एट एनी लैटिट्यूड इज थिकर इन समर। गर्मियों में क्या है, ये थिकर रहता है, मोटा रहता है, और सर्दियों में कम मोटा रहता है एज कम्पेयर टू द समर। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर विच एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक रहता है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड रीच अप टू द -100 सेल्सियस एट द 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पहुंचने पे -100 टेम्परेचर हो जाता। तो आपको ये पता चल गया कि मेसोस्फेयर में जैसे ही ऊपर हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका लोअर होता चला जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नोटिल्यूसेंट क्लाउड्स आर एक्सट्रीमली रेयर, वेरी हाई clouds seen in the night sky, usually on clear summer nights. Notilucent clouds form in the highest reaches of the atmosphere, the mesosphere, as much as 50 miles 80 kilometer above the earth's surface. मतलब ये ऊंचाई पे बनते हैं, और ये मतलब 80 किलोमीटर जो हम मेसोस्फेयर बोलते हैं, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54th question. Consider the following statements. A. Double landlocked country means that given country has only landlocked neighbors. मतलब डबल लैंडलॉक,
लैंडलॉक होता है दो देशों के बीच में, एक देश आ जाए तो उसको लैंडलॉक बोलते हैं। तो डबल लैंडलॉक है कि ये भी लैंडलॉक है और ये भी लैंडलॉक है, दोनों, ये भी लैंडलॉक है, ये भी लैंडलॉक है, और उनके बीच में कोई कंट्री है तो उसको डबल लैंडलॉक बोलते हैं। कंट्री मीन्स मतलब उसको कहीं से भी आने जाने का रास्ता नहीं है, बस इनके बीच में ही जो है। कंट्री मीन्स दैट गिवन कंट्री हैज़ ओनली लैंडलॉक नेबर्स। क्या बोला गया कि जो डबल लैंडलॉक कंट्री है मीन्स दैट गिवन कंट्री हैज़ ओनली लैंडलॉक नेबर, उसके नेबर लैंडलॉक ही हैं। उज्बेकिस्तान इज़ द ओनली डबल लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या उज्बेकिस्तान अकेला एक ऐसा देश है जो डबल लैंडलॉक है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, डी नाइदर वन नोर टू। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ए डबल लैंडलॉक कंट्री मीन्स दैट गिवन कंट्री हैज़ ओनली लैंडलॉक नेबर्स, मतलब उसके पड़ोसी देश भी लैंडलॉक हैं, मतलब वो देशों से घिरे हुए हैं, वहाँ पे पानी वगैरह या जाने वाने का रास्ता है नहीं। देर आर ओनली टू डबल लैंडलॉक कंट्री, मतलब दो ही देश ऐसे हैं जो उनके डबल लैंडलॉक बोलते हैं इन द वर्ल्ड, जैसे लिंचेस्टाइन इन यूरोप एंड उज्बेकिस्तान इन एशिया। और ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आप मैप को जाके जरूर देखना, आपको एक बार रिवाइज करना है, तभी आप लंबे टाइम तक चीज़ याद रख पाओगे। देखो ये लिंचेस्तान है, लिंचेस्तान के इधर तो ऑस्ट्रिया है यूरोप में, और ये स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया भी लैंडलॉक कंट्री है, तो इसलिए डबल लैंडलॉक कंट्री बोला गया है इसको, लिंचेस्तान को। और यही उज्बेकिस्तान है, जिसके ऊपर तो कजाकिस्तान है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, यहाँ पे ताजिकिस्तान है, और यहाँ पे आपका तुर्कमेनिस्तान है, और यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है। तो ये भी डबल लैंडलॉक कंट्री में, उज्बेकिस्तान आपका मिडिल ईस्ट में और लिंचेस्तान जो है आपका यूरोपियन कंट्री में है। तो आपको याद रखना कि डबल लैंडलॉक कंट्री 2 हैं, और आपको एक बार मैप जाके देखना है, जिससे क्या आपकी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। कई बार पैटर्न भी आता है कि इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेबर कंट्री को अरेंज करो, ऐसे भी आता है। 55th क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज डिफाइंड इन द 1884 प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। सेकेंड वन इज, एज वन ट्रेवल्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द लाइन टू द ईस्ट ही और सी गेन्स ए कैलेंडर डे। तो क्या मान लो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता तो कैलेंडर डे एक मिल जाता, वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो, अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके, या इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इट पासिस थ्रू द साइबेरिया इन द नॉर्थ एंड द न्यूजीलैंड इन द साउथ। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड, सी फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। और फ्रेंड्स मैंने ये हाईलाइट इसलिए कर रखे हैं कि ताकि आप लंबे टाइम तक याद रख पाओ इसको, तब यहाँ से आप रिवाइज करोगे, वीडियो देखोगे। दूसरा क्या है, आपको अपना फेयर तरीके से अटैम्प्ट करना है। अगर गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो कि आप कहाँ रोंग कर रहे हो, कहाँ गलती है आपकी। इंटरनेशनल डेट लाइन आल्सो कॉल्ड लाइन इज इमेजनरी लाइन एक्सटेंडिंग बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये एक इमेजनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक्सटेंड की हुई है। इट डिमार्केट्स ईच कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट। तो ये क्या करती है, कैलेंडर डे को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। द लाइन इन वन ऑफ द कन्वीनियंस इट इज़ नॉट रिकग्नाइज एज ए लीगल एंटिटी। मतलब ये कोई लीगल लाइन नहीं है, इसको बस कन्वीनियंस है, एक नॉर्म से माना गया है। इट हैज़ नो इंटरनेशनल स्टेटस एंड वाज नॉट डिफाइंड एज द एट द 1884 प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस इन वाशिंगटन डीसी। मतलब ये वाशिंगटन डीसी में 1884 में जो कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे कोई डिसाइड नहीं हुआ, ये एक बट कन्वेंशन है और कोई लीगल इसको माना नहीं गया है। व्हेन यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन वेस्ट टू ईस्ट, मतलब आप वेस्ट से आ रहे हो, यूएसए से आप रसिया में जा रहे हो, तो आपको एक दिन ज़्यादा मिल जाएगा जीने के लिए, क्योंकि 8 फरवरी को आज आप मान लो आप वेस्ट से चले तो आपको अगर आओगे आप ईस्ट में तो आपको 7 फरवरी मिलेगा, इसलिए आपको एक कैलेंडर डे गेन हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये इट कोरस्पोंडेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द 180 मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड बट डेविएट्स ईस्टवर्ड थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट। मतलब ये क्या है, सीधी नहीं ली गई है,
कभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे जिग जैग बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? 2-3 जगह है, क्योंकि वो दिक्कत आ रही थी, एक कंट्री को डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या है, आपकी अलग अलग टाइम जोन हो जाएंगी। हालांकि कई कंट्री में ऐसा भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम जोन है, बट उनको अवॉइड करने के लिए, ये सुविधा के लिए हमने जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसको थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दिया जहाँ से कोई अड़चन आ रही थी। जैसे इसमें बताया गया कि जो बेरिंग स्ट्रेट है, मान लो उसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट होता है जो, मान लो जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको, मतलब बीच में जल है और दोनों साइड आपके कॉन्टिनेंट है। तो ये जो स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट टू अवॉइड डिवाइडिंग साइबेरिया एंड द डेविड्स वेस्टवर्ड। साइबेरिया है जो, उसको डिवाइड कर रहा था, इसलिए उसको वेस्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, वेस्ट की साइड शिफ्ट कर दिया। ऐसे है बीच में से जो है डेविड। और इट डेविड्स वेस्टवर्ड इंक्लूड एल्यूटियन आइलैंड्स विद द अलास्का साउथ ऑफ द इक्वेटर। अनदर ईस्टवर्ड डेविएशन थ्रू द आइलैंड ऑफ द ग्रुप न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पास क्या है? ईस्टवर्ड है। वेस्टवर्ड आपकी साइबेरिया के पास है जो रसिया का एरिया है। और यहाँ पे अलास्का के पास क्या है? ईस्टवर्ड है। तो कई जगह से, 2 जगह से ईस्टवर्ड है, एक जगह से वेस्टवर्ड है। देखो ऐसे है, और आपको भी ये मैप में जाके देखना है। देखो ये ऐसी ही डेट लाइन शिफ्ट कर रखी है। यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के आइलैंड थे उनमें टाइम जोन सेम करने के लिए ऐसे कर रखा है। तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट है। और आपको, आप ऐसे सोच रहे हो कि ये साइड बाय साइड नहीं, पृथ्वी को गोल माना गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। 0 डिग्री और 180 डिग्री माने गए हैं इमेजिनरी लाइन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ए कोस्ट लाइन विद द मेडिटेरियन सी। तो आपकी कोस्ट लाइन दी गई है, मेडिटेरियन सी के पास कौन कौन से देशों से कोस्ट लाइन मिलती हैं? बुर्किना फासो, मोरक्को, एरिट्रिया, लीबिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए आंसर में से करेक्ट आंसर बताइए। ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी सेकंड एंड फोर्थ, सी थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका बी आंसर करेक्ट है। जो 21 कंट्री क्या है मेडिटेरियन सी से उनकी बाउंड्री लगती है, उन देशों का नाम है अल्बानिया। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैप अब एटलस खोल लेनी चाहिए और आपको उसको देखना चाहिए। मेडिटेरियन सी के आसपास कौन से कंट्री है? अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया, टर्की। अफ्रीकन कंट्रीज बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी आर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। आप देखो ये मैप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ पे देखो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इजराइल, टर्की, ग्रीस, इटली, मोरक्को, फ्रांस, स्पेन। तो आपको एक बार मैप को रिवाइज करना। और यहाँ ये ब्लैक सी और ये इधर अटलांटिक सी है ही। तो आपको हर चीज़ वो, ये पुर्तगाल है ये यहाँ पे। तो आपको एक बार मैप देखते रहना है थोड़े थोड़े दिन के बाद, ताकि आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहें, तभी आप क्लियर कर पाओगे एग्ज़ाम को। और ज्योग्राफी के लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57th क्वेश्चन। पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? जैसे माइनिंग रीजन, जहाँ पे मान लो खान है वहाँ पे, और मिनरल कौन कौन सा है? जैसे चुकीमाटा, ये चिली में है क्या? कॉपर की खान है ये। ग्रीन बुशेस ऑस्ट्रेलिया में लिथियम की खान है क्या ये माइंस? एंड रूर में जर्मनी की है क्या? कोल के लिए। तो विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्ट इन मैच? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, कौन सा पेयर करेक्ट मैच है? ए फर्स्ट ओनली, बी सेकंड ओनली, सी सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। ये चिकीमाटा जो है ओपन पिट कॉपर माइन है, चिकीमाटा वर्ल्ड की, इट्स इन चिली।
चिली से चिकीमाटा आप ये से याद रख सकते हो। और ग्रीन हाउस बुशेज इन द वेस्टर्न एशिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये वेस्ट पोर्शन में ऑस्ट्रेलिया में है और ये लिथियम की माइन है वहाँ पे। और थर्ड करेक्टली मैच है रूर रीजन इज द जर्मनी इज नोन एज कोल फील्ड, जर्मनी में रूर में कोल फील्ड है, कोयले की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द माइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, मतलब खानों के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी इनकरेक्ट है। ओपन कास्ट माइनिंग इज सपोजिडली द चीपेस्ट एंड ईजिएस्ट वे ऑफ माइनिंग। ओपन कास्ट जो बोलते हैं विवर्त खनन, क्या वो सबसे सस्ता तरीका माइनिंग खुदाई करने का, एक्सट्रैक्ट करने का जो मिनरल्स हैं। एंड बी इज रेड होल माइनिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया वेयर द कोल सीम लेयर इज वेरी थिन, जहाँ पे कोल की जो पतली है जो लेयर, रेड होल उसको बोलते हैं। मान लो आप यहाँ से खोदते हुए आ रहे हो चीज़ों को, ये पहले आपने सुना भी होगा कि असम में केस हुआ और यहाँ से आपने खोद दिया और यहाँ से ऐसे ही बना हुआ है, तो चूहे की तरह मान लो जो खोद देता है नीचे से, यहाँ ऊपर से लेयर है बट नीचे से खोद दिया, साइड में बढ़ते जा रहे हो। सी है सॉफ्ट मेथड ऑफ माइनिंग यूज फॉर दी डीप सीटेड मिनरल, जो सॉफ्ट मेथड है क्या वो डीप जो जहाँ पे बहुत गहराई में मिनरल हैं वहाँ पे होता है क्या। एंड स्ट्रिप माइनिंग इज मोस्टली यूज टू एक्सट्रैक्ट डीप बेडेड डिपॉजिट, जो स्ट्रिप माइनिंग है क्या वो डीप बेडेड है जो बिल्कुल ही गहराई में है उनको खोदने के लिए होती है क्या। कौन सा आंसर करेक्ट है, डी आंसर इसका करेक्ट है। ए ओपन कास्ट माइनिंग क्या चीपेस्ट एंड द इजीएस्ट मेथड ऑफ द माइनिंग, इसमें इनकरेक्ट आंसर पूछा गया इसलिए ए तो ठीक है। जो ओपन कास्ट है क्या चीपेस्ट है, मान लो वो एक ऊपर लेयर के बस जस्ट नीचे है तो ऊपर लेयर हटा दो और आप खनन कर लो, माइनिंग कर लो। बी जहाँ पे कोल सीम बिल्कुल ही पतली है, मान लो कम कोयला है तो वो रेड होल की तरह साइड साइड से घुस के निकाल लेते हैं उसको, ही असम के एरिया में ऐसे होता है। सॉफ्ट माइनिंग क्या करेक्ट है, क्योंकि ये वर्टिकल और नियर वर्टिकल टनल फ्रॉम द टॉप डाउन वेयर इज इनिशियल टू एक्सेस द बॉटम, मतलब सॉफ्ट ऐसे है कि जहाँ पे सीधा डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आएंगे फिर साइड में खोदने लग जाएंगे, तो इसमें एलिवेटर से ही बंदे ऊपर जाते हैं, तो इसको सॉफ्ट माइनिंग बोलते हैं। और डी स्ट्रिप माइनिंग क्या है इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि सैलो एंड बेडेड डिपॉजिट्स जो कम उथले हुए हैं, कम गहराई में है, एंड वेयर मिनरल लेयर इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ टॉप सोइल वेदर रॉक्स। स्ट्रिप माइनिंग उसको बोलते हैं जस्ट सॉफ्ट, जहाँ पे एक छोटी सी लेयर से हुए कवर किए हुए हैं, मान लो ऊपर ही हैं तो उसको स्ट्रिप माइनिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में क्या था, विक्टर खान जो सबसे सस्ता तरीका है क्योंकि इसमें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें कम खुदाई की मान लो तो, और हिंदी के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसमें कम खुदाई की जरूरत है उसको विवर्ती, हिंदी में थोड़ा सा इसका नाम अलग से है तो आपको याद करना पड़ेगा, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो। 59th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंसोलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इंसोलेशन के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी करेक्ट है। टोपोग्राफिकल वेरिएशन प्ले ए मेजर रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसोलेशन, मतलब जो टोपोग्राफी बोलते हैं उस एरिया की ज्योग्राफी की वजह से जो मेजर रोल प्ले करता है क्या इंसोलेशन में। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथ फेसिंग स्लोप्स आर वार्मर ड्राई देन द नॉर्थ फेसिंग स्लोप, जो नॉर्थ में हेमिस्फीयर में साउथ फेसिंग स्लोप हैं वो वार्मर और ड्राई रहते हैं क्या। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इंसोलेशन होता है सूर्य ताप, फर्स्ट ओनली, बी सेकंड ओनली, सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी है नाइदर वन नॉट टू, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। जैसे टोपोग्राफिकल वेरिएशन आर द मेजर फैक्टर्स मॉडिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन, एलिवेशन सरफेस ओरिएंटेशन क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग लोकल ग्रेडियंट्स ऑफ द आइसोलेशन, जो मतलब किसी जगह का उठाव है एलिवेशन बोलते हैं, या सरफेस ओरिएंटेशन है तो क्या स्ट्रॉन्ग लोकल ग्रेडियंट्स बनाते हैं। इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ए साउथ फेसिंग स्लोप मोर ओपन टू सनलाइट, मतलब नॉर्थ में है और उसकी साउथ में फेस है तो वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी इसलिए वो ज़्यादा गर्म रहता है। एंड जो हिमालय में है द थिक वेजिटेशन कवर साउथ सोल हिमालय देन द नॉर्थ स्लोप्स आर विच आर कोल्ड, मान लो अपोजिट में होगा तो वो ठंडा रहेगा, मान लो नॉर्थ में है और वो सूर्य की तरफ फेस है तो उसका वो ज़्यादा गर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अल नीनो
अल नीनो के बारे में हमने कल भी पढ़ा था जब हम MGO पढ़ रहे थे, मैडन जूलियन ओसिलेशन। तो अल नीनो और ला नीनो के बारे में बताया था कि सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारी जो मानसून पे भी इफेक्ट डालता है, ये उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, अल नीनो इज ए क्लाइमेट पैटर्न। अल नीनो क्या क्लाइमेट पैटर्न है? इज अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर इन द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। मतलब जो पैसिफिक ओशियन है उसमें क्या है, सेंट्रल इक्वेटोरियल, जो सेंट्रल इक्वेटोरियल लाइन है जो उसके पास अनयूजुअल पानी गर्म हो जाता है, उसको ही क्या अल नीनो बोलते हैं। इन अल नीनो इवेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन इज नेगेटिवली इफेक्टेड। जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है उसमें नेगेटिवली इफेक्टेड क्या उसकी करती है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम होता है, मान लो वहाँ पे आपका कोरल होते हैं या जीव जंतु होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या मरीन लाइफ है जो आपकी। एंड द थर्ड वन इज ट्रेड विंड्स आर द वीकर ड्यूरिंग द अल नीनो साउथ ओसिलेशन। क्या ट्रेड विंड्स अल नीनो साउथ ओसिलेशन की टाइम पे वीकर होती हैं, कमज़ोर होती हैं। विच ऑफ द फॉलो अबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट और सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। अल नीनो इज ए क्लाइमेट पैटर्न, मतलब अल नीनो क्या है, क्लाइमेट पैटर्न है दैट डिस्क्राइब अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल। तो अल नीनो क्या है, क्लाइमेट पैटर्न है जिसके वजह से पानी एकदम से गर्म हो जाता है सरफेस का, समुंदर की का। और जो पानी ऊपर गर्म हो जाता है तो क्या कन्वेक्शन चलता रहता है। मान लो ऊपर का पानी गर्म हो गया तो वो नीचे चला जाएगा और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, तो वो बंद हो जाता है। तो ये ईस्टर्न में होता है, वेस्टर्न में नहीं होता, इसलिए इनकरेक्ट है। ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल पैसिफिक है उसमें होता है ये। और अल नीनो मोदोकी इज ए करेक्टेड बाय द चेंज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। सेंट्रल इक्वेटोरियल जो अल नीनो मोदोकी जो है उसका सेंट्रल पार्ट में है, नहीं तो ईस्टर्न पार्ट में स्पेशल अल नीनो है, उसमें मोदोकी लग गया तो वो सेंट्रल पार्ट के बारे में है, पैसिफिक ओशियन के इक्वेटोरियल के पास। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि थिक लेयर ऑफ वार्म वाटर अक्यूमुलेटेड ड्यू टू अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर डज नॉट अलाउ नॉर्मल अपवेलिंग टू अकर। अपवेलिंग बोल दिया कि जो नीचे का पानी ठंडा वो ऊपर चला जाएगा, गर्म पानी नीचे आ जाएगा, वो बंद हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ऊपर की लेयर का। तो वो हमेशा ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लाइट ज़्यादा रहेगी, तो नीचे वालियों के लिए आपको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। ट्रेड विंड्स आर दी वीकर ड्यूरिंग दी अल नीनो सीजन। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैसे अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन बोलते हैं जब मान लो सरफेस टेम्परेचर वाटर का गर्म हो जाता है ज़्यादा, तो वीकर होती हैं ऊपर, उस टाइम पे ट्रेड विंड्स। दिस चेंज इन द विंड स्पीड एंड एयर प्रेशर कोज वार्म सरफेस टू मूव ईस्टवर्ड अलोंग द इक्वेटर। तो पैसिफिक ओशियन से ईस्टवर्ड जाते हैं अलोंग द इक्वेटर, तो इसीलिए हमारी जो वहाँ पे मानसून पे इफेक्ट डालता है अल नीनो का और ला नीनो का। फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टू द कोस्ट ऑफ द नॉर्थन साउथ अमेरिका, वेस्ट से नॉर्थन साउथ अमेरिका के पास पानी आ जाता है ज़्यादा गर्म, तो उसको ही अल नीनो साउथ ओसिलेशन बोलते हैं और ट्रेड विंड वहाँ पे कमज़ोर हो जाती हैं। और ये आपको हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। And friends, that's all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my videos among your friends, because whatever content I am providing here is totally paid content from the eminent institution, and that will cost you near about 1 lakh rupees. Please share, because each and every student is not capable to purchase such type of content. Please share my videos among your friends, and that's why they can get benefited from this. Thank you friends. I will come tomorrow. Bye.